बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हम चैप्टर पढ़ रहे थे ऑसिलेशन, और उसके कुछ आखिरी टॉपिक हमारे रह गए थे। तो आज हम वो कुछ लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर की जो आउटलाइन है वो है फ्री ऑसिलेशन, फिर फोर्स ऑसिलेशन, और फिर फोर्स ऑसिलेशन में आगे दो केसेस हमने देखने हैं, एक है रेजोनेंस और दूसरा है डैम्प्ड ऑसिलेशन। और डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद हम देखेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और फिर फाइनली आपको एक असाइनमेंट के तौर पर एक्टिविटी दी जाएगी जिससे आपके फर्दर इन टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन क्या है। जब भी किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, और किसी भी बॉडी की ऑसिलेशन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। जब भी किसी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाए और वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करे, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन किसी बॉडी की फ्री ऑसिलेशन कहलाती है। अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? बेसिकली जब किसी बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है, किसी फ्लेक्सिबल सिस्टम को अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है, तो वो ऑसिलेट करता है एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो फ्रीक्वेंसी हमेशा इसकी कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है, आप उसे डिस्प्लेस करवाते हैं थ्रू अ 1 सेंटीमीटर, और फिर आप उसे रिलीज कर देते हैं, देन इट स्टार्ट ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऑसिलेशन की जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होगी मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहेगी अगर आप उसको 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके रिलीज करें। इन सिंपल वर्ड्स, आप मास अटैच टू अ स्प्रिंग के सिस्टम के केस में अगर आप उसे कम डिस्प्लेस करके या ज़्यादा डिस्प्लेस करके रिलीज करें, दोनों केसेस के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, और इसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है तो वो एक ही टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करता है, और ये जो टाइम पीरियड है इसको हम इसका नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम के केस में जब हम इसे डिस्प्लेस करते हैं मैस को, तो रिलीज करने पे ये ऑसिलेट करेगा, और इस केस में इसका जो टाइम पीरियड होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। अगर हम इसको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेस करें और रिलीज़ करें तो वो ऑसिलेट करेगा। तो ये जो ऑसिलेशन है किसी बॉडी की विद इट्स नेचुरल टाइम पीरियड या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस ऑसिलेशन को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। तो कॉमन एग्जांपल जो है उसकी, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है, आप उसे डिस्प्लेस करवा के रिलीज़ करें मैस को, तो वो ऑसिलेट करेगा अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ये इसकी फ्री ऑसिलेशन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, आप उसे मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो वो ऑसिलेट करेगा, तो ये इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा। इसी तरह से स्विंग की एग्जांपल है, जब आप उसे डिस्प्लेस करवा के अपनी मीन पोजीशन से रिलीज़ करेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा, वो भी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और इसे फ्री ऑसिलेशन कहेंगे। इसी तरह से एक ड्रम है, आप उसके ऊपर स्ट्रक करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगी, और इसको भी हम फ्री ऑसिलेशन या फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। अब एक दो बातें हैं जो यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी हैं। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम की, उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/2π√G/L। आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो F रिलेटेड है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के। अगर तमाम कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लेंथ ऑफ पेंडुलम के। अगर आप पेंडुलम की लेंथ को चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, बाकी इसके अलावा फ्रीक्वेंसी उसके किसी और पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस किया जाएगा कम फोर्स या ज़्यादा फोर्स के साथ, तो दोनों केसेस में उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी उसकी वही होगी। सेकंड केस में मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम है, इस केस में फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/2π√m/k। अगर कांस्टेंट तमाम को हटा दिया जाए
जिसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास को आप इंक्रीज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके मास को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर आप इसे कम डिस्प्लेस करके रिलीज़ करें तो ये ऑसिलेट करेगा, या ज़रा डिस्प्लेस करके इसे रिलीज़ करें तो ऑसिलेट करेगा। दोनों केसेस के अंदर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ये तो था फ्री ऑसिलेशन। अब हम देखते हैं फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन बेसिकली किसी बॉडी की वो ऑसिलेशन होती है जिसमें उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रही होती है। यानी किसी बॉडी की ऐसी ऑसिलेशन जिसमें वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा हो ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, उसे हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जिस तरह से स्विंग स्विंग की एग्जांपल है, झूले की एग्जांपल है। अगर आप झूला झूल रहे हैं तो झूला झूलते वक्त अपनी बॉडी की मूवमेंट की वजह से या अपने पाँव की पुश की वजह से आप कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहे हैं, झूला झूल रहे होते हैं, और ये जो ऑसिलेशन है इसे हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है और उसकी वाइब्रेशन जो है उसके पीछे एक कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई की जा रही हो उसे वाइब्रेट करवाने के लिए, तो वो फोर्स वाइब्रेशन की एग्जांपल है। रेल ट्रैक के ऊपर अगर रेल चलती है तो ट्रैक वाइब्रेट करता है। अब ये जो इसकी वाइब्रेशन है दिस इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन, कि वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट इस वजह से कर रहा है कि उसके ऊपर ट्रेन चल रही है जो कि इसके ऊपर ट्रेन के इंटरनल पार्ट्स के मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवा रही है, और ये वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन है। इस तरह से हमारा जो वोकल सिस्टम है इसके अंदर भी जो गले से जो आवाज़ पैदा हो रही होती है वो भी फोर्स वाइब्रेशन की एग्जांपल है जब हम बोल रहे होते हैं। इस तरह से जब आप किसी भी हैवी मशीनरी एरिया के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे उस एरिया का जो ज़मीन होती है, जो फर्श होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, दैट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हैवी मशीन्स। अब ये जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन है अगर आप मशीन्स को ऑफ कर दें तो ये वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो वाइब्रेशन है ये एक कंटिन्यूस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है और इसको हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फोर्स ऑसिलेशन की। अब जब फोर्स ऑसिलेशन आप करवा रहे हैं किसी बॉडी को तो उसके आगे फर्दर दो केसेस हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं रेजोनेंस, जबकि दूसरे को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसे आप ऑसिलेट करवा रहे हैं तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहले केस में तो ये है कि आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी की ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप झूला झूल रहे हैं तो आपकी झूला झूलने की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है जब एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर अप्लाई की जा रही है। तो ये एक केस आ गया कि आपकी ऑसिलेशन की वजह से जो आप ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एम्पलीट्यूड कब इंक्रीज करता है, इसके लिए प्राइमरी कंडीशन क्या है, या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? बेसिकली इस फिनोमेना को कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है कि जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई की जाए और इस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस वक्त बॉडी का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड वो इंक्रीज़ कर जाता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी ऑसिलेट करता है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जो फ्लाइंग बोट होती है, झूला जो आपने अक्सर देखा होगा कश्ती नुमा, तो उसमें जब झूला रुका हुआ होता है तो उसको जब ऑसिलेट करवाया जाता है तो ग्रेजुअली उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा होता है। तो मेन पोजीशन पे उसके ऊपर एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स के तौर के ऊपर एक पहिया रखा जाता है जो मोटर के ज़रिए इस फ्लाइंग बोट को धक्का देता है बैकवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है, और उसकी मूवमेंट को इन्हांस करता है। ये जो ऑसिलेशन है इस केस में जो बोट का एम्पलीट्यूड या बोट की जो हाइट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तब उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा।
ठीक है जी। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही हो किसी बॉडी के ऊपर, और उस एक्सटर्नल फोर्स का टाइम पीरियड, यानी वो फोर्स जितने टाइम के बाद अप्लाई हो रही है, उसका टाइम पीरियड और नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, ये दोनों आपस में मैच कर जाएं, तो बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाता है, ऐसे हम रेजोनेंस कहते हैं। अब इसकी कॉमन एग्जांपल और एप्लीकेशन, सबसे पहले रेडियो स्टेशन पे जो ब्रॉडकास्ट की जाती है, साउंड सिग्नल भेजे जाते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स भेजे जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब यहाँ पे रेजोनेंस का कमाल कहाँ पे है? इनफैक्ट होता यह है कि रेडियो स्टेशन पे जो बंदा बोल रहा होता है, होस्ट होता है, वो माइक के ज़रिए उसकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मिक्स किया जाता है एक ऐसे सिग्नल के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिस तरह से आपके हरिपुर रेडियो स्टेशन है, इसके रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 88.6 मेगा हर्ट्स है। इन अदर वर्ड्स कि हमारी आवाज़ को एक ऐसे सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 88.6 मेगा हर्ट्स है, और फिर उसको हवा के दोष पे भेज दिया जाता है सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर, जो इसका कवरेज एरिया होता है। अब जहाँ पे हम जब हम आवाज़ सुन रहे हैं तो हम बेसिकली अपने रेडियो सेट को ट्यून करते हैं ऑन सेम फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी रेडियो स्टेशन की होती है। तो इनफैक्ट रेडियो सेट के अंदर हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं, और जब वो फ्रीक्वेंसी 88.6 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, मतलब जो हरिपुर का रेडियो स्टेशन है उसके साथ मैच कर जाती है, तो एक इलेक्ट्रिकल का थ्योरम है कि एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती हैं। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, कि जब इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और जो सिग्नल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं रेडियो सेट के अंदर, ये दोनों मैच कर जाती हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है रेडियो वेव से आपके रेडियो सेट में, और उसको आप दोबारा आवाज़ के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको उस होस्ट की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, जो कि इंटरनल बॉडी की इमेजिंग के लिए यूज़ की जाती है, इंटरनल बॉडी पार्ट की इमेजिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसके अंदर बेसिकली होता यह है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को जो है वो ऑसिलेट करवाया जाता है, वाइब्रेट करवाया जाता है या भेजा जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उन वेव्स के ज़रिए जो न्यूक्लियाइस ऑफ एटम्स होते हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन, उनको ऑसिलेट करवाया जाता है। जब उनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नली हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, दोनों आपस में मैच कर जाती हैं, तो रेजोनेंस अकर करता है, और वो पर्टिकुलर पार्ट ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इंस्ट्रूमेंट से, और जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जिस पार्ट के अंदर, वहाँ से हम उसे उसकी इमेजिंग कर सकते हैं, उसका पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, और उसकी इमेज बनाई जा सकती है थ्रू कंप्यूटर। फिर इसकी अगली एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर बेसिकली माइक्रोवेव एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाता है, और ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली इक्वल होती है टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स। हम बेसिकली माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते हैं खाना गर्म करने के लिए, तो खाने के अंदर ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स तो मौजूद ही होते हैं। जब माइक्रोवेव ओवन की जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और फैट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती हैं, तो जो फैट या वाटर मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी, इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो इन इन अदर वर्ड्स, जो फूड है उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो बाय दिस वे हम अपना खाना या कोई भी फूड आइटम जो है उसे गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर। अच्छा, ये तो एक केस था कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स को की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बॉडी की, तो उस केस में बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। एक ऑसिलेशन की टाइप है जिसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली ऑसिलेशन की वो टाइप है जिस टाइप के अंदर ऑसिलेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है।
और ये एम्पलीट्यूड के अंदर जो डिक्रीज आता है दैट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस जो उसकी ऑसिलेशन को डिक्रीज कर रही होती हैं, रोक रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो विद पैसेज ऑफ टाइम उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा वो मीन पोजीशन पे आके रेस्ट कर जाएगा। अब ये जो ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम की, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है और इसमें बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर, ये बेसिकली ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी ऑसिलेशन को डैम्प कर रहे होते हैं। या दूसरी डेफिनेशन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बेसिकली किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम की ऐसी ऑसिलेशन जिसके अंदर उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डेसिपेट हो रही होती है ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस, उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और ऐसा बॉडी जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट करा होते हैं उसे हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और इसकी एप्लीकेशन बेसिकली व्हीकल्स के अंदर होती है, गाड़ियों के अंदर, जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो शॉक एब्जॉर्बर के अंदर ऐसे स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं जो कि वाइब्रेशन को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वाइब्रेशन कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है। तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर के अंदर जो स्प्रिंग है उनका बेसिकली पर्पज़ ही ये है कि वो जब भी रोड हम्प्स आते हैं या रोड के अंदर कोई डिचेस आते हैं तो उनकी वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसको डैम्प कर सकें। फाइनली हमारा जो टॉपिक है वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बेसिकली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो एसोसिएटेड है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ। कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी उसका एम्पलीट्यूड कब इंक्रीज करता है, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। और अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं कर सकेगा। मिसाल देता हूँ, आप झूला झूल रहे हैं और आपको कंटिन्यूसली एक पुश मिल रहा है आपके एक दोस्त से जो कि आपको हर 2 सेकंड के बाद एक पुश दे रहे हैं फॉरवर्ड। और जो झूले की जो टाइम पीरियड है वो भी दो बेसिकली 2 सेकंड है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, 1 सेकंड हुआ और फिर वापस पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो 2 सेकंड का टाइम गुजरा। तो इसी दौरान आपके जो फ्रेंड है उसने आपको पुश किया, अगेन आपकी एक्सट्रीम पोजीशन से जर्नी स्टार्ट हुई दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक और फिर वापस अपनी पहली एक्सट्रीम पोजीशन तक आए, फिर 2 सेकंड का टाइम पास हुआ, फिर आपको पुश मिली, तो ग्रेजुअली आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन व्हाट विल हैपन कि अगर वो जो आपको पुश मिल रही है यानी कि एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है, फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है या जो उसका टाइम पीरियड है वो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है उसके बराबर ना हो। मिसाल के तौर पर आपको जो पहले पुश मिल रही थी 2 सेकंड के बाद, अगर आपको 1.75 सेकंड के बाद मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा। मिसाल के ऊपर हम देखते हैं, आपने स्विंग से एक एक्सट्रीम पोजीशन से जर्नी स्टार्ट की, मेन पोजीशन पे गए, मेन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे 1 सेकंड गुजर गया। अब दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आपने जर्नी स्टार्ट की, मेन पोजीशन तक आए और फिर मेन पोजीशन से पहली एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में ही थे तो 1.75 सेकंड हो गए। अब आप एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ रहे हैं लेकिन आपके जो दोस्त है वो आपको फॉरवर्ड पुश दे देता है, तो इस केस में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो और एक्सटर्नल फोर्स का जो टाइम पीरियड है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। या हम ये कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की, ऑसिलेटिंग बॉडी की, वो और जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों आपस में मैच नहीं करें, तो इस केस में एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज कर जाएगा और बेसिकली आपके जो रेजोनेंस है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है वो आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास एक इमेज है, इसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी लिया और वाई एक्सिस के ऊपर एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप देखें कि एफ नॉट जो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सेंटर पे है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब एफ नॉट के बराबर हो जाए तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस एफ नॉट के इस तरफ जाएं यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएं या फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करते जाएं, इस तरफ आएँ, तो दोनों केसेस में क्या होगा, आपकी शार्पनेस जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आपका सिस्टम जो है वो डैम्प्ड होता जाएगा। तो बेसिकली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है वो डिपेंड करती है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है
वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और रेजोनेंस की जो पीक होगी वो शार्प होगी। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ आपकी फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉडी के बराबर ना हो, तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा, और आपका एम्प जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होगी वो भी डिक्रीज करेगी, ये पीक शार्प नहीं रहेगी। तो ये थे हमारे फाइनल टॉपिक्स जो आखिर में कुछ रह गए थे। अब आखिर में आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने एक घर में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो आपने करना यह है कि आपने एक सिंपल पेंडुलम लेना है, उसे एक डिस्प्लेस करना है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसका टाइम पीरियड नोट करना है स्टॉप वॉच के ज़रिए। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसी सिंपल पेंडुलम की आपने लेंथ को इंक्रीज करना है, और फिर उसका टाइम पीरियड नोट करना है। तो आप देखेंगे जब आपने लेंथ इंक्रीज की है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरे केस में आपने ये करना है कि आपने प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फ्री वाइब्रेशन। कि एक सिंपल पेंडुलम जो कि फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। तो सिंपली आपने एक सिंपल पेंडुलम लेना है, उसको आपने पहले कम डिस्प्लेस करवा के ऑसिलेट करवाना है। तो उस केस में आप इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे, टाइम पीरियड नोट करेंगे, और फिर उसका एम्पलीट्यूड आपने बढ़ाना है, और उस केस में आप इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि दोनों केसेस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इसकी सेम रहेगी, अनलेस कि आपने लेंथ को मेंटेन रखा हुआ है। लेंथ कांस्टेंट है, अगर आप उसे कम डिस्प्लेस करवा के रिलीज़ करें या ज़रा डिस्प्लेस करवा के रिलीज़ करेंगे, दोनों केसेस में जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।